Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the fourth lecture for class 9th history, chapter number 3, Nazism and rise of Hitler. Up till the previous lecture, we have already seen the rise of Hitler. हमने देखा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी के थ्रू ही हिटलर पावर में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो पावर में आते हैं वैसे ही वो कोशिश करने लगते हैं कि डेमोक्रेसी को किस तरीके से कर्ब किया जा सके, है ना। जर्मनी में डेमोक्रेसी को किस तरीके से कम किया जा सके और क्या तरीके यूज़ करके हिटलर डेमोक्रेसी को कम करते हैं या उसको पावरलेस बनाते हैं। सबसे पहले तो पार्लियामेंट जो होती है, रिचटेग जो होती है, उसकी बिल्डिंग में एक सस्पिशियस तरीके से आग लगती है, ठीक है। और उस सस्पिशियस तरीके से आग लगने के बाद हिटलर डिक्लेयर करते हैं एक फायर डिक्री, ठीक है। फायर डिक्री मतलब एक तरीके से एक डिक्लेरेशन वो देते हैं कि इस तरीके से डेमोक्रेसी को हार्म पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनको हमारे वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ज़्यादा राइट्स प्रोवाइड करके रखे हैं, ठीक है। इसलिए हमें जर्मनी के लोगों के राइट्स को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जर्मनी के लोगों से उनके स्पीच, एक्सप्रेशन और साथ में असेंबली का जो राइट है ना, और मीडिया का जो राइट है उसको कर्ब करते हैं, ठीक है। जो मीडिया होती है वो पूरी तरीके से बायस्ड और कंट्रोल्ड रहती है बाय दी हिटलर। फिर पुलिस फोर्सेस जो होती हैं उनके साथ और ज़्यादा वेरिएंट्स निकाल दिए जाते हैं फोर्सेस के, ठीक है। जो अल्टीमेटली किसी भी व्यक्ति जो हिटलर के थोड़ा भी अपोजिशन में जा रहा है या उसके खिलाफ कोई भी चीज़ बोल रहा है उसको उठाकर ये लोग जेल में डाल देते थे, ठीक है। और वहीं से ओरिजिनेट होता है द आइडिया ऑफ कंसंट्रेशन कैंप्स, ठीक है। और कंसंट्रेशन कैंप्स का जो सबसे बड़ा मिसयूज़ हिटलर करने वाला है ये हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, राइट। तो हिटलर इस तरीके से क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। साथ में जो प्रेसिडेंट होते हैं जर्मनी के, ठीक है, हिंडनबर्ग, वो क्या करते हैं, हिटलर को ऑफर करते हैं कि आप एक काम करो, आप चांसलर बन जाओ। हिटलर वॉज ऑलरेडी वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होना चाहते थे, ठीक है। तो हिटलर उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ही बिकेम द चांसलर। और फिर अल्टीमेट पावर जो है वो किसके हाथ में आ जाती है, हिटलर के हाथ में, ठीक है। चलो आज का लेक्चर शुरू करेंगे एंड द टॉपिक इज़ रिकंस्ट्रक्शन। देखो, रिकंस्ट्रक्शन करने का मतलब है किसी चीज़ को दोबारा कंस्ट्रक्ट करना, किसी भी चीज़ को दोबारा बनाना, ठीक है। हिटलर ने जर्मनी में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट तो किया लेकिन वो दोबारा से डेमोक्रेसी को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन मीन्स द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी, ठीक है। अब आप बोलेंगे जर्मनी तो एज अ टेरिटरी वही थी, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कारण आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी की जो हालत है, इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है। तो हियर द हिटलर इज़ फोकसिंग टू अगेन टारगेट द इकोनॉमिक इश्यूज़, ठीक है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनको टारगेट करके उनको सुधारने का काम कौन करना चाहता है, हिटलर, ठीक है। क्यों, देखो, पावर अल्टीमेटली आती है आपके रिसोर्सेज से, ठीक है। फिर चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या नेचुरल रिसोर्सेज हो, दोनों हिटलर जर्मनी के पास पहले से नेचुरल रिसोर्सेज थे, राइनलैंड एरिया, रूड एरिया, ठीक है। बहुत सारे मिनरल्स थे, बहुत सारी माइंस थी, ये सारी चीज़ें लेकिन उससे ले ली गई थी। तो एक तरीके से इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन था जर्मनी का, जिसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का काम कौन करना चाहता था, हिटलर, ठीक है। अब देखते हैं कि हिटलर किस तरीके से जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो, हिटलर वांटेड इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ जर्मनी। हाउ, यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट होते हैं, दीज आर नॉट द नोट्स, ये सिंपली मैंने कुछ पॉइंट्स लिख कर रख लिए ताकि आपको पढ़ाते समय मैं कोई पॉइंट मिस आउट ना कर दूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एज अ रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर जर्मनी में एक इकोनॉमिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है ज़ाल्मर सेशट, ठीक है। अब ज़ाल्मर सेशट नाम के एक इकोनॉमिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको हिटलर अपॉइंट करता है कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक आउट द जर्मनी फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर जर्मनी को निकालने का काम अब इसका है, ठीक है। अब इकोनॉमिस्ट है तो उसको पता है ना कि किस तरीके से इकोनॉमी रिकवर करेगी, है ना। तो यहाँ पर सेशट ओपिनियन देते हैं, अपना एडवाइस करते हैं हिटलर को कि एक काम करते हैं, हमें अपने रिसोर्सेज को रीगेन करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज हमसे ले लिए गए हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम उनको वापस ले लें या तो हम नए रिसोर्सेज को ढूंढ निकालें अपनी टेरिटरी में, ठीक है। फिर इसके साथ साथ एक और एडवाइस आपके इकोनॉमिस्ट यहाँ पर देते हैं हिटलर को कि आपको एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए,
मतलब आपको वर्क क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। कैसा वर्क क्रिएट करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें आप अपनी खुद की कंट्री में, जिससे क्या होगा, जब ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट एडेड होंगी, यानी गवर्नमेंट मदद करेगी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास रिसोर्सेज की वैसे ही कमी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एडेड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स या वर्क क्रिएशन प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे जब जर्मनी के द्वारा बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो सबके पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनकी बात मानकर हिटलर जो होते हैं वो कुछ प्रोग्राम्स चलाने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हिटलर ये चाहते थे कि जितने भी लोग जर्मनी में हैं वो उनको प्रॉपर फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके और साथ में उन सबकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए, ठीक है। रिसोर्सेज उनके पास होने चाहिए, उनके पास एक लिविंग स्पेस होना चाहिए, ठीक है। उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए ताकि सारे लोग अपना डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। तभी जर्मनी इकोनॉमिकली थोड़ी सी स्ट्रांग होगी और फिर हिटलर दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। हिटलर का मोटिव क्लियर था, उसको दोबारा से वॉर करना था। उसको लगता था कि वॉर करने से ही जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब हिटलर डिसाइड करते हैं कि भाई हमें इकोनॉमिक रिकवरी चाहिए, तो उनके माइंड में क्लियर रहता है कि हमें वर्ल्ड वॉर 2 करना है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 करके ही हमारी जितनी भी रिसोर्सेज, जितनी भी टेरिटरी हमसे छीन ली गई हैं, हम वो सारी वापस ले लेंगे, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए जब ये सारे काम चल रहे होते हैं तो हिटलर जो होते हैं ये रीआर्मामेंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रीआर्मामेंट, री और आर्म्स भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आर्म्स का मतलब है वेपन्स, ठीक है। हमने देखा था जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पढ़ा था उसमें डीमिलिटराइजेशन ऑफ जर्मन आर्मी किया जाता है, मतलब कि जर्मन आर्मी से उसके जितने भी वेपन्स होते हैं, जितने भी हथियार होते हैं, वो सारे के सारे छीन लिए जाते हैं, ठीक है। इवन उनका इस हद तक उनको ख़त्म कर दिया जाता है कि उनका प्रोडक्शन भी जर्मनी ना कर सके। यहाँ पर हिटलर शुरू कर देते हैं रीआर्मामेंट, मतलब दोबारा से वेपन्स का प्रोडक्शन करना, ठीक है। वेपन्स का इंतज़ाम करना आसपास की कंट्री से, जो कि क्या कर सके, दोबारा से जर्मनी में एक आर्मी को बना सके, ठीक है। लेकिन जब हिटलर ऐसा कर रहे होते हैं तो जाल्मर इनको मना करते हैं कि भाई मत करो, ठीक है। अभी आपको रीआर्मामेंट नहीं करना चाहिए, अभी आपको वेपन्स नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी कैसे में चल रही है, डेफिसिट है ना, मतलब ज़रूरत से काफ़ी कम, हमारे पास जितना है नहीं पैसा, हम उससे ज़्यादा तो खर्चा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मत करो, रीआर्मामेंट मत करो। लेकिन हिटलर एज़ यूजुअल उनको ये लगता है कि देखो इकोनॉमिस्ट अपना काम तो कर रहा है, लेकिन जो हिटलर के मेन मोटिव के बीच में आ रहा है उसकी जर्मनी में कोई जगह नहीं है, तो उनकी जगह से उनको हटाया जाता है और जाल्मर को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ता है, ठीक है। तो रीआर्मामेंट तो होता है। अब रीआर्मामेंट हो रहा है मतलब आर्मी बनेगी, आर्मी बनेगी तो हिटलर खुद एक आर्मी पर्सनल हुआ करता था, आर्मी कमांडर हुआ करता था, तो बहुत ही एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है दोबारा से जर्मनी में लोगों को, है ना, उनको आर्मी ज्वाइन करने के लिए बोलता है, और इस तरीके से हिटलर दोबारा से एक आर्मी प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। तो ये हुआ इकोनॉमिक रिकवरी की बात, ठीक है। अब इकोनॉमिक रिकवरी के साथ हिटलर को ये समझ में आता है कि देखो हम तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर ही रहे, ठीक है, हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए भी कुछ तो रिसोर्सेज होने चाहिए ना। अगर हम इंडस्ट्रीज़ बनाना चाह रहे हैं तो रिसोर्स, कोल, आयरन, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। तो हिटलर को समझ में आता है कि देखो भाई रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे, जब आप करेंगे एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज। क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज, ठीक है। अब ये एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज कैसे होगा? हिटलर के पास दो तरीके होते हैं कि या तो ये अपनी खुद की जर्मन टेरिटरीज को वापस ले ले, है ना, रीगेन कर ले, या तो फिर ये दूसरी आसपास की जो कंट्रीज़ है वहाँ पर एक्सपेंशन करते चले, ठीक है। एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कि ये जर्मनी है और यहाँ पर कोई दूसरी कंट्री है छोटी सी, ठीक है। अब जर्मनी अगर इसको कैप्चर करती है तो क्या होगा, इस कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं ये भी जर्मनी यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो यही आइडिया किसका होता है? हिटलर का। तभी वो शुरू करते हैं एक्सपेंशन, राइट। अब एक्सपेंशन शुरू करेंगे किस तरीके से? एक लीग ऑफ नेशंस नाम का ग्रुप बनता है 1933 में, ठीक है, सॉरी
लीग ऑफ नेशंस बनता है। तो लीग ऑफ नेशंस पहले से बना होता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जो ये बोलता है कि भाई इसमें कंट्रीज़ जो हैं वो एक पैक्ट में आई हैं और दोबारा से कोई ऐसा काम नहीं होगा। ठीक है, तो जर्मनी 1933 में क्या करता है, लीग ऑफ नेशन से बाहर आ जाता है, बोलता है कि आई एम क्विटिंग माई मेंबरशिप और अब मेरे को इस ग्रुप में नहीं रहना है। ठीक है, 1933 में जब जर्मनी किससे बाहर आएगा, लीग ऑफ नेशन से बाहर आएगा, तो क्या करेगा, राइनलैंड नाम का जो उसका इकोनॉमिक जोन होता है, या आप ऐसा कहें कि जिसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं, उनको रीगेन कर लेता है। ठीक है, उनको वापस ले लेता है कब, 1936 में। ठीक है, इन सब के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 की डेट आपको याद होनी चाहिए, 1939 टू 1945, है ना। बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था। ठीक है, ये सारी की सारी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशंस जो कि अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 2 करा देंगी, राइट। इसके बाद क्या होगा, 1936 में जब जर्मनी को राइनलैंड वापस मिलेगा, एक्चुअली वो छीनेगा। ठीक है, तो हिटलर को लगेगा कि अब उसकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ना। क्यों, क्योंकि उसको अपनी होम टेरिटरी में, बियर विद द नॉइस प्लीज, सॉरी। तो जर्मनी को क्या लगेगा, मतलब हिटलर को क्या लगेगा कि देखो उसकी अपनी होम टेरिटरीज में और आसपास की जगहों पर उसको सक्सेस मिल रही है ना। मतलब कि यहाँ पर हिटलर अपनी जो एक तरीके से हम कहेंगे फॉरेन पॉलिसी जो है, या नॉट एक्चुअली पॉलिसी ना कहें, हम इसको कहें कि इसको फॉरेन में जो सक्सेस मिल रही थी, ठीक है, इससे हिटलर जो होता है इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और ये और ज़्यादा एक्सपेंशन के बारे में सोचता है। ठीक है, और ज़्यादा एक्सपेंशन कैसे करेगा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया इन 1938। यूनिफिकेशन मतलब दो चीज़ों को जोड़ना, एक करना। ठीक है, अब यूनिफिकेशन कैसे होगा, जर्मनी के जस्ट पड़ोसी देश है आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया को अपनी टेरिटरी में मिला लेगा जर्मनी इन द ईयर 1938। ठीक है, अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों को जोड़ने के पीछे हिटलर क्या बोलता है कि देखो हम दोनों पड़ोसी देश हैं और हमको मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, और किस स्लोगन के अंदर ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया को एक करता है, 1 पर्सन 1 कंट्री 1 लीडर। ठीक है, 1 पीपल 1 एम्पायर 1 लीडर। 1 लीडर कौन है, हिटलर। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रियन एम्पायर होता है उसको भी कौन अपने अंदर जोड़ लेता है, जर्मनी। ठीक है, अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर एक बड़ी टेरिटरी बना रहे हैं। ठीक है, अब ये एक बड़ा एम्पायर बनता है, तो हिटलर क्या करता है कि अब सोचता है कि देखो ऑस्ट्रिया के साथ तो जुड़ गए, जर्मनी के लोगों को नया लिविंग स्पेस देना ज़रूरी है। ठीक है, लेबेनसेरम नाम का एक वर्ड निकालता है, ठीक है, हिटलर जर्मन लैंग्वेज में, जिसका मतलब क्या है कि लिविंग स्पेस। जर्मन के जो लोग हैं उनको और ज़्यादा लिविंग स्पेस की ज़रूरत है और नए नए रिसोर्सेज की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1939 में पोलैंड के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, अनदर नेबरिंग कंट्री ऑफ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, पोलैंड के ऊपर अटैक होगा 1939 में और एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी हो जाएगा जर्मनी का। ठीक है, अब पोलैंड पर जब अटैक करेगा जर्मनी तो उसको जल्दी से कैप्चर कर लेगा। ठीक है, इसके बाद एक्चुअल जो इनहेबिटेंट्स हैं पोलैंड के, जिनको पोलिश पीपल बोला है या बुक में इसको पोल्स भी बोला गया है, ये लोग जो हैं इनको खुद को इनकी टेरिटरी में ढंग से रहने नहीं दिया गया, है ना। हिटलर ने बोला कि देखो पोलैंड को हमने जीत लिया तो पोलैंड भी हमारी टेरिटरी है, तो यहाँ पर भी रूल कौन करेगा, हिटलर। ठीक है, जैसे हिटलर पोलैंड को कैप्चर करता है, हिटलर के दिमाग में एक मोटिव बन जाता है कि भाई अब मुझे ईस्टर्न यूरोप जो है, ठीक है, इसको कैप्चर करना है, राइट। अब यहाँ पर यूनिफिकेशन जब होता है तब तक एक अनस्पोकन सपोर्ट रहता है, अनस्पोकन सपोर्ट रहता है किसका, इंग्लैंड का। इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, किसको, जर्मनी को। मतलब वो बोल के सपोर्ट नहीं कर रहा है, सबके सामने बोल के सपोर्ट कौन नहीं कर रहा है, ब्रिटेन या इंग्लैंड जिसको आप कह रहे हैं। लेकिन ये रोक भी नहीं रहा था। ठीक है, इंग्लैंड बिलीव्ड कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्श थी जर्मनी के ऊपर। ठीक है, माना कि वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी की गलती थी। ठीक है, तो
लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर उसको जितना ज़्यादा इकोनॉमिकली वीक कर दिया गया वो करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री को इतना वीक कर दोगे तो वो चाहकर भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लैंड का एक अनस्पोकन सपोर्ट रहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पोलैंड को कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है, तो इंग्लैंड को भी समझ में आता है कि जर्मनी जो है अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, विच कैन बी इन अ नेगेटिव सेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, पोलैंड कैप्चर कर लिया, इसके बाद जर्मनी को और कॉन्फिडेंस आता है, हिटलर को और कॉन्फिडेंस आता है, और हिटलर क्या करता है कि काम करो, अब हम अटैक कर देते हैं रशिया के ऊपर। ठीक है, तो 1940 में रशिया के ऊपर कर देगा अटैक। ठीक है, 1941 में अटैक होगा। ठीक है, और जर्मनी सोचेगा कि यार जब रशिया के ऊपर अटैक करना है, ईस्टर्न यूरोप को कैप्चर करना है, तो एक काम करो थोड़ा सा और स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1940 में हो जाएगा एक ट्रीपार्टाइट पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट या एक एग्रीमेंट हम जिसको कहें। ठीक है, एक ट्रीटी, राइट। और ट्रीपार्टाइट मतलब जिसके 3 आयाम हैं या जिसमें 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, हम एक तरीके से कहें, उसको हम कहेंगे ट्रीपार्टाइट पैक्ट। अभी ट्रीपार्टाइट पैक्ट किसके बीच में होगा? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जापान। ठीक है, मतलब जर्मनी ऑस्ट्रिया तो पहले से ही साथ में थे, इनके साथ और कौन जुड़ जाएगा 1940 में? जापान। ठीक है, अभी तक भी ज़्यादा कोई परेशानी हो नहीं रही थी, लेकिन 1941 में जब ये मिलकर किसके ऊपर अटैक कर देते हैं? रशिया के ऊपर। ठीक है, मतलब जर्मनी अटैक कर देगा किसके ऊपर? रशिया के ऊपर, और कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट किसका रहेगा? जापान और ऑस्ट्रिया का, राइट। ऑल्दो रशिया इसमें भी किसको हरा देगा? जर्मनी को। ठीक है, रशिया में सोवियत रेड आर्मी होती है। रशिया में कौन सी आर्मी है? सोवियत रेड आर्मी। ठीक है, जर्मनी रशिया के ऊपर अटैक तो करता है 1941 में, लेकिन सोवियत रेड आर्मी जर्मनी को बहुत ही बुरी तरीके से हराती है, मतलब बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग डिफीट होती है। और कहाँ पर हारती है जर्मनी? स्टालिनग्राड नाम की एक जगह होगी रशिया में, जहाँ पर जर्मनी को हराया जाएगा। ठीक है, अब स्टालिनग्राड में हराने के बाद ऐसा नहीं है कि सोवियत आर्मी ने जर्मनी को छोड़ दिया था या इसके सोल्जर्स को छोड़ दिया था कि हाँ भाई ठीक है अभी हार गए, ये वापस चले जाएंगे। सोवियत रेड आर्मी जर्मनी को चेज करते करते बर्लिन की बॉर्डर्स तक आती है। ठीक है, मतलब कि जर्मनी का पीछा करते करते इनको भगाते हुए बहुत सारा वेस्टर्न तरफ आएगी। ठीक है, और इसके बाद उस पूरे हिस्से में जहाँ तक ये सोवियत आर्मी आ जाती है जर्मनी के पीछे पीछे, वहाँ तक रशिया का रूल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बहुत समय बाद तक क्या होगा? रशिया उस पूरे हिस्से में रूल करेगी, राइट। लेकिन यहाँ पर जर्मनी का मन नहीं भरता हारने के बाद भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल हो रहा है, पोलैंड पर अटैक हुआ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक ही साल के गैप के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे ये पोलैंड पर अटैक करेगा वैसे ही फ्रांस और रशिया के साथ क्या आ जाएगा? जर्मनी वॉर में आ जाएगा। मतलब कि 1939 पोलैंड, यहाँ से शुरुआत हो गई वर्ल्ड वॉर 2 की, है ना। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि डेट याद रखना ज़रूरी है। 1939 पोलैंड पर अटैक होगा, जर्मनी का वॉर शुरू हो जाएगा रशिया और एक मिनट, रशिया और इंग्लैंड के साथ। मुझे लगा मैंने कुछ गलत लिख दिया। रशिया और इंग्लैंड के साथ कौन वॉर में आ जाएगा? जर्मनी। ठीक है, अब पिछले वॉर में हमने देखा था कि यूएस एंट्री करता है 1917 में, जिसकी मदद से जर्मनी को हरा दिया जाता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में आने के लिए यूएसए तैयार नहीं है। ठीक है, कौन तैयार नहीं है? यूएसए। कारण यूएसए ऑल्दो डेवलप्ड कंट्री थी, लेकिन यूएसए को ये समझ में आता है, मतलब ऑब्वियसली उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जर्मनी से रशिया के बराबर तक तो वो आ ही रही थी। ठीक है, यूएसए को क्या लगता है कि देखो वर्ल्ड वॉर 1 में हमारा काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हुआ है ना। वर्ल्ड वॉर 1 के कारण हमको बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है, तो अब हम वर्ल्ड वॉर 2 में जाना नहीं चाहते। ठीक है, ये एंट्री लेना ही नहीं चाहता। लेकिन जापान यहाँ पे क्या करता है? जापान सोचता है कि देखो हम जर्मनी के साथ हैं, और जर्मनी क्या कर रहा है? 1940 में हिटलर जो है वो अपनी बिल्कुल
पिनेकल पे पहुंचता है ना, मतलब कि सबसे ज़्यादा पावर उस समय किसके पास होती है, हिटलर के पास। ठीक है, और हिटलर क्योंकि एक्सपेंशन कर रहा था तो उसको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। ठीक है, तो जापान जब ट्रिपार्टाइट पैक्ट के अंदर जुड़ता है जर्मनी से, तो जापान भी सोचता है कि यार हम भी अपनी टेरिटरीज को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। राइट, एक्सपेंड करने के चक्कर में क्या होगा, इंडो चाइना वाले रीजन में पहुंचेगा आपका जापान। ठीक है, लेकिन वहाँ से अटैक किसके ऊपर कर देगा, पर्ल हार्बर, जो कि किसका था, यूएसए का। पर्ल हार्बर नाम का एक बेस होता है ना, या आप जिसको कहें पोर्ट होता है बेसिकली, उसको अटैक कर दिया जाता है बाय जापान। अब जापान ने यूएसए के ऊपर अटैक कर दिया तो यहाँ पर यूएसए का हो जाएगा दिमाग खराब। कारण, क्योंकि यूएसए का सीधा साफ ये स्टैंड था कि भाई देखो, मेरी कंट्री में तुम लोग को जो लड़ना है तुम लोग लड़ो, लेकिन मेरी कंट्री में इकोनॉमिक लॉस बहुत हुआ है वर्ल्ड वॉर 1 के कारण, अब मैं शांति से उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जब बिना किसी वजह से, है ना, जापान सामने से पर्ल हार्बर पे अटैक करता है तो यूएसए को समझ में आता है कि अब मुझे वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री तो लेनी पड़ेगी। राइट, वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री हो जाएगी किसकी, यूएसए की। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए की एंट्री होगी, वैसे ही जर्मनी को हरा दिया जाएगा फिर से। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हारी थी यूएसए की एंट्री से, वैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 में भी जर्मनी हार जाएगी यूएसए की एंट्री के कारण। ठीक है, मतलब कि 1945 में ये सब हो रहा है। और इतना ही नहीं, मतलब जर्मनी को तो हराएंगे, लेकिन जर्मनी के साथ साथ जापान की भी हालत ख़राब करेगा यूएसए कारण, क्योंकि इसने बिना यूएसए की किसी गलती के इन्होंने उनके पर्ल हार्बर पर अटैक किया, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ यूएसए का। ठीक है, तो इसका हर जाना जापान कैसे भुगतता है। भले आपने वर्ल्ड वॉर 2 ना पढ़ा हो, लेकिन आपको हिरोशिमा और नागासाकी का नाम तो पता होगा। ठीक है, इसका कारण क्या है कि यूएसए के ऊपर पर्ल हार्बर पर जब अटैक करता है जापान, तो उसका बदला यूएसए कैसे लेगा, 2 दिन, मतलब एक दिन छोड़ के 6 अगस्त एंड 8 अगस्त, एक दिन छोड़ के 2 अलग अलग सिटीज़ में जापान की, हिरोशिमा एंड नागासाकी, यूएसए एटम बॉम्ब्स को गिरा देता है। तो यूएसए क्या करेगा, जैसे ही एंट्री लेगा वर्ल्ड वॉर 2 में 1945 में, जर्मनी को तो हराएगा ही। ठीक है, जर्मनी को हराने के साथ साथ जापान से भी बदला ले लेगा। राइट, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो जाएगा ख़त्म, है ना, 1945 में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली दोनों वर्ल्ड वॉर की कहानी, और हमने ये भी देखा रिकंस्ट्रक्शन तो हो रहा था जर्मनी में, है ना, इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी, लेकिन ये सब करते करते कैसे हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 तक पहुंचता है और अपनी कंट्री को दोबारा से हरा देता है। ठीक है, मतलब खुद ही एक रीज़न बन जाता है इतने मासिव डिस्ट्रक्शन का। राइट, और वर्ल्ड वॉर 2 में वर्ल्ड वॉर 1 से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के समय एटम बम्स नहीं चलाए गए थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के समय एटम बम्स का यूज़ हुआ। राइट, तो उस समय 1945 में एक नया टेरर पूरी दुनिया में होता है कि अब एटम बम जैसी भी कोई चीज़ है, ऐसा भी कोई वेपन है जिसमें इंडिविजुअली किसी को नहीं मार रहे आप, लेकिन वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एक साथ अफेक्ट करेगा। राइट, तो यहाँ पर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होगा और 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट। ठीक है, नाजिज्म वाले चैप्टर से 1947 रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 1947 हम इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हम एक इंक्लूसिव स्टडी करते हैं, है ना, एक इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ते हैं। हम सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ के रट के उसको नहीं छोड़ रहे हैं, है ना, हम उसके बारे में उसको हर तरीके से लिंक करने की कोशिश करते हैं। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में आपकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर है तो बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व होंगी। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन जो है उसका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं रशिया और इंग्लैंड तो पहले से ही इन्वॉल्व थे। ठीक है, 1940 से इन्वॉल्व थे, यूएसए तो बाद में आया है, तो इनका 5-6 सालों में ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इंडिया और मतलब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था और ब्रिटेन के पास खुद के पास रिसोर्सेज की बहुत कमी हो रही थी। उसको बहुत टफ लग रहा था मैनेज कर पाना अपनी कंट्री को भी और इंडिया को भी। ठीक है, तो यहाँ पर 1947 में ऑल दो इंडियंस तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, बहुत सारे मूवमेंट चल रहे होते हैं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस 1947 में मिलने का एक कारण ये भी था कि वर्ल्ड वॉर 2 में
ब्रिटेन बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली सफ़र कर गया था, ठीक है। तो वो खुद ही सोचता है कि यार मैं ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए वहाँ पर हमारे इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है फ्रीडम के लिए, है ना। और हमारे यहाँ से भी जितना स्ट्रगल होता है, जितने मूवमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं था कि फ्रीडम फाइटर्स के कारण नहीं हुआ, ये वर्ल्ड वॉर 2 के कारण हमको इंडिपेंडेंस मिल गया। वो तो मेहनत कर ही रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन जो बन जाती है, ठीक है, कैसे एक सिचुएशन ने उस चीज़ को थोड़ा सा ईजी हमारे लिए कर दिया, राइट। अगर वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड शामिल नहीं होता तो हो सकता है कि हमको थोड़ा सा और टाइम लगता है इंडिपेंडेंस को गेन करने में, राइट। चलो, ये तो इंडिया के रिस्पेक्ट में बात हुई, इसको छोड़ो, यहाँ समझ लिया हमने। अब हमारी कहानी में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि एंड रिजल्ट क्या था, है ना, हिटलर किस तरीके से ख़त्म हुआ। यहाँ पे इसके बाद हिटलर को क्या करेंगे, हिटलर खुद ही सुसाइड कमिट कर लेगा, ठीक है। उसके जो मिनिस्टर है, जो उसका असिस्टेंट जो भी है, ठीक है, मैनेजर जो है, वो सारे के सारे सुसाइड कमिट करेंगे। और यहीं पर कहानी आती है हेलमट के फादर की। 1945 में वो भी सुसाइड कमिट करेंगे, कारण क्योंकि उनको पता रहता है कि जो उन्होंने यूथेनेशिया प्रोग्राम में काम किया है हिटलर के कहने पर, अब वो रिटेलिएट करेगा, राइट। तो एक रिवेंज का उनको डर रहता है, दैट इज़ वाई वो खुद ही अपनी जान लेने की कोशिश कर लेते हैं, राइट। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी या नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा पढ़ने का, वो बेसिकली हम नाजिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। जर्मनी को हिटलर ने किस तरीके की कंट्री बना दिया था, कैसी सोसाइटी बना दी थी, रेसेस के बीच में कितना डिस्क्रिमिनेशन था, और ज्यूज़ जो थे या जो अनडिज़ायरेबल्स थे उनको कैसे परेशान कर रहे थे, राइट। यहाँ तक स्टोरी ख़त्म है, लेकिन इसके बाद जो कंटेंट है, इसके बाद जो टॉपिक है, उससे बहुत ही मेजर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक देख के छोड़ना मत, आगे का मतलब जो चैप्टर है उसको पूरा कंप्लीट करना है, राइट। सो आई होप दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, राइट। थैंक यू।